अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म में हम कुछ एविडेंस पे बात करेंगे जिन जिन एविडेंस ने ये प्रूव किया कि डार्विन की बात सही थी, एवोल्यूशन हुई। उन एविडेंसेस में हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी और एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। इन चार एविडेंस पे बात करेंगे जिससे बात प्रूव होगी कि डार्विन ने जो बात की थी एवोल्यूशन वाली वो बात सही थी। अब नियो डार्विनिज्म असल में है क्या? नियो डार्विनिज्म कोई डार्विन ने उठ के जिंदा हो के कोई दोबारा न्यू थ्योरी नहीं दे दी अपनी एवोल्यूशन की। असल में रिप्रेजल ऑफ अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन टर्म ऑफ मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज कॉल्ड नियो डार्विन। जो डार्विन की थ्योरी को दोबारा से स्टडी किया गया, जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, जेनेटिक्स का पता लगा, क्रोमोसोम्स का पता चला, इन चीजों का जब पता चला तो डार्विन की स्टडी को दोबारा थ्योरी को दोबारा स्टडी किया गया। फिर जो आपने थ्योरी बनाई उसको आप बोलते हो नियो डार्विनिज्म। नियो मीन्स न्यू, ठीक है। न्यू बायो में जो नियो का टर्म है ये न्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डार्विन ने जब बात की थी 1859 या लेमार्क ने 1809 में जब अपनी थ्योरीज दी थी, दोनों ने एवोल्यूशन पे जब बात की थी, तब ना हेरिडिटी का पता था, इनहेरिटेंस का पता था, ना ही कोई क्रोमोसोम का और ना ही कोई जेनेटिक्स का पता था। तो उस टाइम उन्होंने बात तो कर दी, तभी लोगों को उस टाइम समझ ही नहीं लगी तो उन्होंने बात क्या की। लेकिन जब रिसर्च हुई, पता चला ये सारी चीजें, इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम, डीएनए डिस्कवर हो गए, फिर इन्होंने रिलेट किया ना जब डार्विन की थ्योरी को, फिर हमारे पास ये चीज बनी थी नियो डार्विनिज्म। अब एविडेंसेस देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एविडेंस हैं कि डार्विन की थ्योरी को जो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके पास लॉन्ग शॉर्ट फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन बनते होते हैं, लॉन्ग पूरा ही बन जाते हैं। आजकल तो पैटर्न जो हमारे पास 2026 का है, 6 मार्क्स का लॉन्ग है अगर, तो उसमें ये 3 एविडेंस आप कोई भी दे दो, 2 2 मार्क्स एविडेंस होंगे, तो इसका ये बन सकता है। वैसे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ये कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला, ये बहुत दफ़ा शॉर्ट पूछा गया। तो शुरू करते हैं एविडेंस पे। सबसे पहला है हमारे पास एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या बात है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैसे बता रही है कि एवोल्यूशन हुई। अब देखें, अगर डीएनए विद सेम काइंड ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, हर ऑर्गेनिज्म में यही न्यूक्लियोटाइड हैं जो जिनका डीएनए, जिनके पास डीएनए है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, सबके अंदर डीएनए तो है। अब डीएनए में यही 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। तो एक बात समझ लगती है कि सारे किसी कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए न्यूक्लियोटाइड सेम आ रहे हैं। फिर अगली बात कि जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल होना, ठीक है। जेनेटिक कोड हर स्पीशी का जो जो भी जेनेटिक कोड है वो हमारे पास यूनिवर्सल है, ठीक है। वो आपके पास क्रोमोसोम एंड डीएनए पे उसने शो किया हुआ कि जेनेटिक कोड ये कोडोन होगा, ये अमीनो एसिड लगेगा, ये कोडोन है तो ये अमीनो एसिड, तो ये सारों में बात कॉमन है। इसी वजह से तो आपने वो ह्यूमन इंसुलिन बना ली थी, ह्यूमन जीन डाली थी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ने वही प्रोटीन बना के दे दी थी। वजह क्या था? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल था। फिर एटीपी एज एनर्जी सोर्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स, एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सारे मतलब एक ही चीज को एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई इनका कॉमन इंसेस्टर है, कब भी सारी बातें सिमिलर आ रही। और अगला फिर हमारे पास प्रोटीन का बनना 20 अमीनो एसिड से, तो ये भी कोई बात समझ लगती है, बस यही 20 अमीनो एसिड ही सारी प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो फिर भी कोई बात है। साइटोक्रोम सी एज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, हमारे पास एरोबिक हो एनारोबिक हो, साइटोक्रोम सी एंजाइम का पाए जाना ठीक हो गया। ये भी प्रूव है कि कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और सारे उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने ये बात बताई है, हमें समझ लगती है कि यार ऐसा हो सकता है। सेकंड जो है कंपेरेटिव एनाटॉमी। अब आपने एनाटॉमी को कंपेयर करना है, ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमी को कंपेयर करके बात करनी है कि एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। तो आप इसमें क्या, कंपेरेटिव एनाटॉमी में आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, आप स्पीशीज में देखते हो क्या चीज सिमिलर है, क्या चीज डिफरेंस आ रही है, उस बेस पे एवोल्यूशन को जज करते हो। ये कंपेरेटिव एनाटॉमी में। इसमें फर्दर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट।
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन इसको होमोलोगस बोलते हैं। और एनालोगस क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बस फंक्शन सेम हो। इसको आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं, तब ये बात क्लियर होगी कि बात लिखी क्या हुई है। बहरहाल ये बात आपके जो है ना, मैंने बताया कि कंपेरेटिव एनाटॉमी अगर बोर्ड में आता रहता है, 24 में ये आया हुआ था। हाउ डज इनहेरिटेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट इन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पहले तो हम समझेंगे ना होमोलोगस एनालोगस क्या है, फिर इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से लिंक करेंगे। ये बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हमारे पास इसी से रिलेटेड 2023 के एनुअल में आया था, व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। बहरहाल ये इनका बड़ा पसंदीदा सवाल है, ये उठा रहे होते हैं, सार उठा रहे होते हैं तकरीबन। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर बात हुई कि स्ट्रक्चर सेम है बट उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ह्यूमन फोर आर्म का, ये बोन्स के जो नेम्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पर और फेलेंजिस। अब ये बोन्स सेम इसी तरीके से हमारे पास बैट्स, चमगादड़ जो है उसके अंदर पाई जाती है। सेम यही स्ट्रक्चर हमारे पास वेल्स के फ्लैपर में पाया जाता है। अब ह्यूमन ह्यूमन फोर लिम्ब देखो, अब स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन क्या आ गया? फंक्शन जी ह्यूमन इन हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रिप के लिए। फिर बैट्स की बात की, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वहाँ फंक्शन हो रहा है जी फ्लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वेल की बात की जाए, वेल का जो फ्लैपर है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन क्या इस्तेमाल हो रहा है? स्विमिंग। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ प्रूव करती है कि हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या मतलब? कोई एक कॉमन इंसेस्टर था जिसमें ये सारी बोन्स पाई जा रही थी, उनसे सारे निकले हैं। ह्यूमन भी उसी से निकले हैं, बैट भी उसी से निकले हैं, और ये वेल्स भी उसी से निकले हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर ने प्रूव किया कि डाइवर्ज हुई है, चीज़ फैली है। जैसे एक दरख्त होता है, एक दरख्त की शाखें निकलती हैं, सेम ऐसी कॉमन इंसेस्टर एक दरख्त है और उससे शाखें निकली हुई हैं। ह्यूमन निकले हैं हमारे पास, ये बैट्स निकले हैं और ये वेल मछली निकली। तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल बात की जाए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की विंग स्ट्रक्चर देखो, और या विंग्स ऑफ बर्ड्स देखो, परिंदों के आप पर देखो, स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है, लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन है जी फ्लाइट करना। ठीक हो गया। तो जब फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये चीज क्या प्रूव कर रही है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है, कि ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज थी किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। मतलब अगर बात की जाए, बैट्स का एक अपना ट्री होगा, और इन इंसेक्ट्स का, बटरफ्लाई का अपना ट्री है, एवोल्यूशनरी ट्री। लेकिन ये दोनों ट्री किसी एक पॉइंट पे आके जुड़ रहे हैं, वो पॉइंट है फ्लाइट। एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? डिफरेंट स्पीशीज हैव इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर एट कॉमन हैबिटेट। ये हमारे पास जो दोनों स्पीशीज थे, बर्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इनके अपने अपने एंसेस्टर्स हैं, अपने अपने आबाओ अजदाद हैं, लेकिन ये दोनों रहते किसी एक ही जगह पे थे जहाँ पे फ्लाइट लाजमी थी, उड़ना लाजमी था। तो इसीलिए ये फिर उस हिसाब से डेवलप हुए। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर ने बताया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। ये दो दो प्रूफ्स हो गए हमारे। एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। आप जो प्लांट और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट अर्थ के प्लैनेट्स पे, या डिफरेंट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं उस पे जो प्लांट एनिमल को स्टडी करते हो, तो ये बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ। ठीक हो गया। आप जब ऐसे स्टडी करते हो लाइफ को, तो बायोजियोग्राफी में आया था। अब ये बायोजियोग्राफी कैसे बता रही है कि एवोल्यूशन हुई है? बायोजियोग्राफी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है कि हमारे पास वो कहता है कि स्पीशीज जो है किसी एक एरिया पे ओरिजिनेट होते हैं, फिर ये उस एरिया से इधर उधर फैलते हैं। स्पीशी किसी एक लोकेलिटी पे ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व हुआ, बना, फिर वहां से आसपास फैलेगा वो, ये अब आसपास की एरिया में फैलेगा। ये कहते हैं हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एवोल्यूशन से कैसे बात हो रही है हमारे पास, ये एवोल्यूशन को कैसे प्रूव कर रहे हैं? यही वाली बात डार्विन ने देखी थी।
डार्विन जब गया था साउथ अमेरिका में अपनी ऑब्जर्वेशन करने, उसने कहा कि साउथ अमेरिका रहने के लिए तो बड़ी फिटफाट जगह है, यहाँ पे रैबिट रैबिट खाना पीना भी रैबिट के लिए है, जमीन भी खुली है, सब कुछ है, आपके पास यहाँ पे प्रीडेटर्स भी नहीं है, तो रैबिट यहाँ रह सकते हैं। लेकिन डार्विन ने देखा था साउथ अमेरिका में एक भी रैबिट नहीं था, खरगोश एक भी नहीं पाया गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ज्योग्राफिकल बैरियर था, क्योंकि बिकॉज रैबिट रैबिट जो ओरिजिनेट हुए हैं हमारे पास, इनका जो ओरिजिन है वो यूरोप में है। अब यूरोप से कोई इतना रैबिट तो है नहीं कि तैर के हमारे पास साउथ अमेरिका तक आ जाए, साउथ अमेरिका तक आए नहीं है, तो वो लाइफ इसीलिए वहां पे नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, वो यूरोप में ही रही और उधर ही आसपास फैली। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास यूरोप है, यहाँ पे अगर रैबिट है तो रैबिट इतना तैर के साउथ अमेरिका तक ऐसे आएगा? नहीं आएगा। हालांकि साउथ अमेरिका में रहने की जगह है रैबिट की, बड़ा अच्छा खाना पीना है, मट्टी है, सब कुछ है, फिर भी रैबिट नहीं थे। वजह क्या थी? वजह थी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, रैबिट ओरिजिनेट इधर उधर इधर ही फैले, आगे नहीं चले। ये हमारे पास थर्ड एविडेंस है। फोर्थ एविडेंस पे बात कर लेते हैं। बोर्ड में लॉन्ग आया, कोई सी तीन लिखने होते हैं, आपकी मर्जी है जो भी तीन लिखो। एविडेंस फ्रॉम पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसल्स। तो फॉसल्स रिकॉर्ड ने भी कहा कि एवोल्यूशन हुई है, लाइफ चेंज हुई है। कैसे? हमारे पास इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और बस मैं बात को कंक्लूड करता हूँ, खत्म करता हूँ। फॉसल्स रिकॉर्ड हमारे पास बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हुई। जैसे हॉर्स के टॉस की बात की जाए, तो हमारे पास अर्लियर हॉर्स थे, उनमें फोर टॉस, फिर वो रिड्यूस हुए थ्री, थ्री से रिड्यूस होते हुए टू, और आखिर में आके वन हो गया, वो वन भी आखिर में हूफ बन गया। अब ये स्ट्रक्चर है, आपको फॉसल्स मिले, उसमें हॉर्स के पास फोर टॉस भी थे, जो फॉसल रिकॉर्ड है जो आपके पास स्केलेटल मिले हॉर्सेस के, उसमें देखो आपके पास फोर टोज वाले भी हॉर्स आ रहे हैं, थ्री टोज वाले भी हॉर्स आ रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, सिंगल टो वाला भी हो रहा है, हॉर्स आ रहे हैं, सॉरी। तो ये एवोल्यूशन हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है। तो फॉसिल रिकॉर्ड ने भी कह दिया लाइफ चेंज हो रही है, तो एवोल्यूशन हो रही है, तो अब मान लेना चाहिए कि एवोल्यूशन हो रही है, मुझे छोड़ देनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये है नियो डार्विनिज्म। डार्विन की थ्योरी आप ये न्यू टेक्नोलॉजी न्यू रिसर्च से जब रिलेट करके स्टडी करते हो, तो ये जो थ्योरी बनती है इसे नियो डार्विनिज्म बोलते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।